नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही हफ्ते भर बाजार ने किस तरह का कारोबार दिखाया ये आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जब सोमवार को आप उतरे बाजार में तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यही नहीं, अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर जाइए और अपना सवाल पोस्ट कीजिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने के लिए सबसे पहले अपना और अपने शेयर का नाम लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर परचेज किया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को दिया जाएगा और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी गुरुवार को पूछे थे उन सवालों के समाधान आपको आज की चर्चा में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए जानने मिलेंगे। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर चर्चा में शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा दे देते हैं। निफ्टी देखिए 150 अंक मजबूत होकर 25,950 के पास क्लोजिंग ली। बाजार ने अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी, जिस तरह का उतार चढ़ाव रहा हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन पॉजिटिविटी के साथ। निफ्टी बैंक लगभग 150 अंकों की यहां पर भी तेजी रही। 59,050 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। अगर हम मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में अगर हम देखें तो साफ तौर पर लगभग 1.25% की मजबूती हमें देखने को मिली और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आया। इन सब के बीच में अगर हम खास तौर पे देखें निफ्टी के गेनर्स को तो श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर रहा। अगर बात करें निफ्टी 50 के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए, हम उसकी बात कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.5 पौने 4% चला। मैक्स फिन हेल्थ अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल लगभग 2.5%, ये भी मजबूत हुआ। पावर ग्रिड 2% से ज़्यादा चला। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स लगभग 2% चला और बजाज ऑटो यहाँ पर भी लगभग 2% की तेज़ी नजर आई। दबाव रहा HCL टेक लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट। हिंडाल्को में भी 0.5% तक की गिरावट रही। JSW स्टील की बात करें तो ये भी 0.5% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक भी निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट में सामने आए। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 2071 शेयर ऐसे थे जो कि आज तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए और 846 शेयर ऐसे थे जहां पर आज हमें दबाव देखने को मिला। चलिए इन सब के बीच में अब सबसे पहले रुख करते हैं लक्ष्मीकांत जी का। लक्ष्मीकांत जी हमें बताइए, पॉजिटिव बाजार अब सोमवार को कहाँ रखे ना सर? आफ्टरनून प्रशांत जी और हमारे सहयोगी गौरांग सर को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। तो मार्केट अभी भी साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो मार्केट 20 और अपने 50 SMA के लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 बार इसने 50 SMA लेवल को रिटेस्ट कर लिया है और वहीं से हमें रिबाउंड देखने को मिलता है। लेकिन जब भी निफ्टी 26,050 और 100 के पास आती है तो वहां पे हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। तो जब तक ये दोनों ही दायरे टूटते नहीं है तब तक ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है वो जारी रह सकता है। अगर निफ्टी 26,100 के ऊपर निकलेगा तो वहां से फिर 26,320 से लेकर 26,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर ये एक बार फिर से फेल होता है 26,100 के लेवल को क्रॉस करने पर, तो फिर से हमें निफ्टी अपने 50 SMA को रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि 25,700 के आसपास दिखाई दे रहा है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब तक निफ्टी उसके ऊपर रहता है तब तक हम यहाँ से इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है निफ्टी को। अभी भी जो बैंक निफ्टी है अपने 20 DMA लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 59,500 का एक हर्डल है, अगर वो टूटता है तो देन आफ्टर हमें वहां पे 60,000 से लेकर 60,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर जो सपोर्ट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 58,700 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो थर्सडे के सेशन पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना था उसका लो भी है। तो मुझे लगता है ये क्रूशियल सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल टूटता है बैंक निफ्टी में देन आफ्टर बैंक निफ्टी अपने 50 SMA लेवल को रिटेस्ट कर सकती है, जो कि अभी 58,400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बढ़ते आगे गौरांग सर हमें बताइए, इस बाजार में आपके पसंदीदा सेक्टर्स कौन से हैं? धन्यवाद प्रशांत जी आपका।
ईटीनाउ स्वदेश के दर्शकों को सादर प्रणाम, शुभ दिन। हमारे मित्र लक्ष्मीकांत जी, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर अनिवार्य होगा पहले ही दे देना कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जीवजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो प्रशांत जी देखिए, ये दायराबंद कारोबार, और मैं काफी हद तक सहमत हूँ जो दायरा लक्ष्मीकांत जी ने बताया है बाजार को लेकर के, और क्षेत्र के आधार पर और खबरों के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक उतार चढ़ाव हमें काफी देखने मिला है, और आने वाले संभव है कि आने वाले समय में भी देखने मिले। कहाँ पर निवेश करना है, तो निवेश करने का ना क्षेत्र के नाम लेने से पहले मेरे ख्याल से जो हमारा नजरिया है आने वाले समय का, पहले तो 10 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। अनुमान है कि दूसरी तिमाही से बेहतर होंगे, और उसके पश्चात बजट। तो तीसरी तिमाही के नतीजे क्षेत्र के आधार पर अगर आपको निवेश लायक रणनीति बनानी है, तो लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, मजबूत एनबीएफसी, अभी आप श्रीराम फाइनेंस का जिक्र कर रहे थे, आज अपने जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर उसने छुआ है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ऑटोज और सीमेंट। तो ये कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र है जहां पर नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि निवेशकों को एक रणनीति बना करके इन सब क्षेत्र में दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौले शेयरों में निवेश करना चाहिए। और हमें यह भी लग रहा है कि अगले हफ्ते क्रिसमस है प्रशांत भाई, तो वो जो विदेशी संस्थागत निवेशकों का बिकवाली का दौर चल रहा था और डॉलर की मांग की वजह से जो रुपए में हम कमजोरी देख रहे थे, तो वो विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बिकवाली अब धीरे धीरे करके थम जाएगी, और शायद उसकी वजह से रुपए में थोड़ी बहुत स्थिरता आ सकती है डॉलर के मुकाबले। तो ये है राय सेक्टर स्पेसिफिक जो साफ तौर पर नजर आती हुई। बढ़ते हैं आगे, अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल रिंकू का है, और इन्होंने बंधन बैंक में खरीदारी की हुई है। 556 शेयर हैं, 207 रुपए के आसपास खरीदारी की है। 1 साल से यहाँ बने हैं, लेकिन नुकसान इनको हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी बताइए, बंधन बैंक पे क्या राय होगी? लेकिन उन्होंने काफी ऊपरी स्तर से खरीदारी की है बंधन बैंक में, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पे जो लोअर ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल अगर हम पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला है। सो एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें 156 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर 156 के ऊपर बंधन बैंक टिकता है, तो वहां से फिर हमें 166 से लेकर 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर 200 जो डीएमए है, वो भी वहां पर मौजूद है। तो मुझे लगता है वो एक लेवल रहेगा जहां पे इनको एग्जिट रहने का हम सुझाव दे सकते हैं। तो 160 165 तक का अगर ये दोबारा वापस करता है, तो मुझे लगता है वो लेवल उपयुक्त लेवल रहेगा जहां से एग्जिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे हिसाब से तो ट्रेंड डाउन है, हालांकि एक उछाल देखने को हमें 160 से लेकर 165 रेंज तक देखने को मिल सकेगा। चलिए, तो ये है राय, और बहुत उछाल भी आया तो 165 तक ही अभी फिलहाल नजर आ सकता है। कमलेश गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। एनएचपीसी इनके पास है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जानना चाहते हैं। गौरांग सर, आप बताइएगा। 52 शेयर हैं, 90 रुपए के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म का नजरिया, और हल्का नुकसान यहाँ पे होता हुआ। ऊर्जा उत्पादन को लेकर के सरकार की काफी सारी नई रणनीति जो है और नीतियां जो है वो सामने आई है, और हाल ही में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सुना था कि परमाणु से ऊर्जा के उत्पादन की जो बात करी है, आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को लेकर के आएगी। अब ये क्षेत्र पसंद आता है। दुर्भाग्य है कि हमारी खरीदारी की राय एनएचपीसी पर नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण दे देता हूं जिससे शायद थोड़ी बहुत सहायता हो जाए दर्शक मित्रों को और निवेशक को। तो एक तो सरकारी कंपनी एनएचपीसी और एसजेवीएन, ये दोनों ही बराबरी की कंपनियां हैं। काफी लंबे समय से 30-35 रुपए के पास से बाहर निकल करके इन्होंने ऊपरी तरफ का दायरा तय किया। 125-130 के भी पार गया था एक समय पर, और बाद में बिकवाली का दौर बाजार में आया और इस स्टॉक पर भी दबाव आया। ऊर्जा की जरूरत आने वाले भविष्य में
बहुत बढ़ सकती है। जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं और खपत भी निजी तौर पर अगर आप देखने जाए तो वो भी ऊपर की तरफ जा सकती है। जो पहले दिक्कतें थी ऊर्जा उत्पादन कंपनी को लेकर के वो भी दूर हो गई है और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति भी काफी सुधर गई है। एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फंडामेंटल राय नहीं है, हमारी बुनियादी दर के आधार पर राय नहीं है। इनके ऊपर निर्भर है ये किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई एनएचपीसी पे। राम अरविंद हैं नोएडा से, इन्होंने सवाल पूछा है और इनका जो सवाल है वो है वारी रिन्यूएबल्स पे और यहाँ पर इनकी खरीदारी 1164 के भाव पे है और 40 शेयर इन्होंने वारी रिन्यूएबल्स के परचेज किए हुए हैं। फिलहाल जो है इनके भाव से नीचे है स्टॉक का, लेकिन आज जो है वो 2% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया वारी पर जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। कि वारी रिन्यूएबल में जो ट्रेंड है वो अभी भी साइडवेज से लेकर बेरिश बायस का नजर आ रहा है। बट जिस तरीके से अभी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। आज के सत्र में यहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ से लगता है कि अगर 960 से लेकर 965 के रेंज टूटते हैं तो फिर एक अच्छा अपसाइड का मूव वारी रिन्यूएबल में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ से 1000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर मैं एक इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 930 का जोन है, 925 से लेकर 930 का जोन है। यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो जब तक वारी रिन्यूएबल इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस अपसाइड के मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये है आपको राय वारी रिन्यूएबल्स पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल राकेश का है। एचडीएफसी बैंक है इनके पास 140 शेयर और 1005 के स्तर पे इन्होंने गौरांग सर खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। पसंद दिग्गज निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक। और जो राय में अभी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के बात कर रहा था प्रशांत भाई, देखिए हमारे भारतवर्ष में तो काफी समय पहले ही ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो गया था और कुल मिलाकर के इस वर्ष मेरे ख्याल से आरबीआई ने 1.25% की कटौती ब्याज दरों में की है। अब अनुमान ये है कि संभवतः आगे जाते हुए ब्याज दरों में कटौती नए वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद देखने मिलेगी। बशर्ते कि बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स है महंगाई दर को लेकर के, विकास दर को लेकर के, अगर वो सकारात्मक आए तो शायद एक कटौती आपको जल्द अगले वर्ष में देखने मिल सकती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अन्यथा अप्रैल में। ऋण की मांग बढ़ रही है जिससे लोन बुक ग्रोथ होगी। एसेट क्वालिटी दोनों तरफ नीचे आ रही है, नेट और ग्रॉस, और उसकी वजह से प्रोविजनिंग राइट बैक्स हो रही है। मार्जिन इनके बेहतर हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बोरोइंग को देखते हैं तो वहां पर भी संतुलन बना हुआ है। लंबी अवधि के नजरिए से हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी करने की और बने रहने की राय है। मैं तो शायद इनको ये भी कहूंगा कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और इस उतार चढ़ाव के बाजार में अगर 950 के आसपास एचडीएफसी का बैंक का शेयर आ जाता है तो ये नया जोड़ भी सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए। राय आपको एचडीएफसी बैंक पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल लेते हैं हमारे अगले दर्शक का और इनका नाम है विक्रम सिंह। 98 शेयर हैं कोचीन शिपयार्ड के और 2300 के भाव पे इन्होंने लिया है। लक्ष्मीकांत जी। कोचीन शिपयार्ड का ट्रेंड काफी डाउन है। हमें अभी पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 1610 के नीचे। देन आफ्टर यहाँ पर मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2 दिनों का सेशन देखे तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड भी हुआ है। तो बट ये रिबाउंड मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आने वाले समय में। 1600 से लेकर 1620 के आसपास वहाँ पे इसके 20 SMA लेवल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लेवल रहेगा जहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट्स पे काफ़ी अच्छे ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फिर से जो इमीडिएट स्विंग लो है जो कि अभी फिलहाल 14,475 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो फिर से टूटते हैं तो वहां से फर्दर ये जो करेक्शन है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है और उस दौरान ये स्टॉक 1400 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो अगर इनको एक पुल बैक मूव मिलता है अराउंड 1600 1620 के आसपास तो वहां पर अगर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
आपको एक विशेष रणनीति जानने को मिलती हुई। हिना का सवाल लेते हैं और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स पर इनका सवाल है। 758 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 758। गौरांग सर, अच्छा खासा नुकसान, बताइए क्या राय होगी टाटा मोटर्स पीवी पे? प्रशांत भाई, नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो खरीदारी का स्तर है ये विभाजन के पहले का स्तर है। जी जी जी। विभाजन के पश्चात दो गुट में हिस्से बढ़ गई है, टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी। तो मैं हिना जी को नम्र विनती करूंगा कि आप अपना जो भाव है खरीद का वो ठीक कर ले। समीकरण करेंगे तो नुकसान इतना नहीं हो रहा है जितना दिख रहा है हमें और आपको। जब ये विभाजन नहीं हुआ था प्रशांत भाई, उसके पहले एकजुट कंपनी में हमारी खरीदारी गिराई थी। हाल ही में विभाजन हुआ है तो हमारी रिसर्च टीम इसका फिर से मुआयना कर रही है दो हिस्सों में, टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी। तो अंडर रिव्यू है और अंडर रिव्यू होने के कारण मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हिना जी को मैं इतना बताना बिल्कुल चाहूंगा कि एक सक्षम कंपनी है, मजबूत सक्षम ग्रुप से आ रही है। जीएलआर के कारोबार को लेकर के पिछले कुछ तिमाहियों में दिक्कत थी, मार्जिन दबाव में थे, और वो जो साइबर अटैक हुआ था जीएलआर के कारोबार को, उसको लेकर के भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण थे। लेकिन संभवतापूर्ण जो ऑटो क्षेत्र पर रुझान है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि ये एक सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, दोनों ही टाटा मोटर पीवी और सीवी। दोनों पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जैसे मैंने कहा अंडर रिव्यू है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा आपको समय देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ऑटो क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बदलाव आता हुआ दिखेगा और योगदान जेएलआर की तरफ से भी आपको आने वाले भविष्य में आता हुआ दिखेगा। इस सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। लक्ष्मीकांत जी, जरा वीआईपी स्टॉक आज के बताइए। देखिए, दो स्टॉक रेकमेंड करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। सबसे पहला है ग्लेनमार्क। सो यहाँ पर एक हमें कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू 1990 के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दिया है और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है लोअर लेवल्स पे, जहाँ पे इसने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया था। वहीं पर इसके 20 और 100 डे SMA लेवल्स भी आ रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 1940 के आसपास। उसी सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बाय करने का रिकमेंडेशन देना है। सो 1940 का सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसको बाय करते समय। अपसाइड के जो टारगेट हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2090 के। दूसरा स्टॉक है हमारा हिंद पेट्रो। सो यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर के ऊपर देखने को मिला है। ये जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो 2050 SMA के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। MACD भी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और RSI में भी हमें एक अपवर्ड मूव डेली के चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। तो 470 के आसपास इसको बाय करके चलना है। हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है 455 का, और हमारे जो टारगेट है वो आ रहे हैं अराउंड 500 रुपीज के। तो HPCL 500 के लक्ष्य, ग्लेनमार्क फार्मा 2090 का लक्ष्य लक्ष्मीकांत जी की राय में। गौरांग सर, अपनी राय बताएं, आपका स्टॉक। प्रशांत भाई, लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर दो विकल्प चुने हैं। एक है सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा। काफी लंबे समय से राय निवेश की रही और पिछले कुछ तिमाहियों में जो नतीजे आए हैं प्रशांत भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो बहुत ही सराहनाजनक है। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। फिलहाल तो जो लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं अनुमानित, वो करीबन 325 के आसपास है, लेकिन कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ हम परिवर्तन करेंगे। दूसरा विकल्प है थोड़ी बहुत कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और डिफेंस रिलेटेड कंपनी है सायंत DLM लिमिटेड। यहां पर भी खरीदारी की राय है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है और उतनी ही अनुभवी कंपनी है उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है तो जाहिर है आय और शुद्ध मुनाफे में एक सकारात्मक असर आने की संभावना है। 525 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है और अगर नतीजे बेहतर आए तो यहां पर भी लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन। तो यहाँ पर राय आपको मिलती हुई गौरांग सर की तरफ से। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश। नमस्कार।